हेलो दोस्तों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कृष्णदेवराय की कृतियों में से एक अमुक्तमाल्यद किस भाषा में लिखा गया था? 4 ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, कन्नड़ या संस्कृत। 5 सेकंड का समय है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक करें इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए तेलुगु। अमुक्तमाल्यद तेलुगु भाषा में लिखा गया एक काव्य है जो लिखा है कृष्णदेव राय ने। और ये एग्ज़ाम आपका वन डे एग्ज़ाम में बहुत बार बनता है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। अब देखते हैं कृष्णदेव राय के संबंध में कुछ विशेष बातें जो एग्ज़ाम में आने की संभावना रहती है, क्योंकि कृष्णदेव राय बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा थे। उसके बाद आपको पता है कि इन्होंने एक काव्य लिखा है जिसका नाम है अमुक्तमाल्यद, जो कि तेलुगु भाषा में लिखा गया है। और इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें हम अष्टदिग्गज के नाम से जानते हैं। इस वर्ड को भी आपको याद रखना है और आपको कमेंट में ये बताना है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है। जिसको इसका आंसर पता है कि अष्टप्रधान का संबंध किससे है, वो कमेंट कर सकता है। तो अष्टदिग्गज का संबंध आपको पता लग गया है और अब आपको बताना है अष्टप्रधान का संबंध किससे है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में, बाबरनामा जो कि बाबर की आत्मकथा है, अपनी आत्मकथा में बाबर ने कृष्णदेव राय को उस समय के भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बाबरनामा में बाबर ने किस विजयनगर के साम्राज्य को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है, तो आप कहोगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का काल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद जो कि तेलुगु भाषा में लिखी गई है, इसका आपको ध्यान रखना है, जबकि संस्कृत भाषा में जामवती कल्याणम और उषा परिणयम की रचना की है। इन दोनों को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये था आपका कृष्णदेव राय के संबंध में कुछ विशेष बातें। आपको पसंद आई होंगी ये बातें। निम्न में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे अच्छा उदाहरण है? 4 ऑप्शन है अजंता, हम्पी, पुरी या सांची। तो राइट आंसर है हम्पी, जो कि विजयनगर की राजधानी था और कला के लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखना है ऑप्शन बी, निम्न में से कौन सा विजयनगर कला का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है? तो राइट आंसर है हम्पी। आपको बताना है कि हम्पी किस राज्य में है। तो हम्पी है आपका कर्नाटक राज्य में। आपको ध्यान में रखना है, अभी हाल ही में यहाँ इलेक्शन हुए थे। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। हम्पी जो कि कर्नाटक में है, स्थापत्य कलाओं का प्रमुख है। यहाँ प्रसिद्ध है विरूपाक्ष मंदिर, ये इम्पोर्टेंट है। सुग्रीव गुफा, विट्ठल स्वामी मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और हजारा राम मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट है। और ये सब हैं आपका हम्पी कर्नाटक में। हजारा राम तथा विट्ठल स्वामी मंदिर के अतिरिक्त कृष्णदेव राय ने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण कराया है। तो हजारा राम मंदिर, विट्ठल स्वामी मंदिर तथा चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया है कृष्णदेव राय ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अपने उड़ीसा विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने सिंहासन मंच, जिसे हम विजय भवन के नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण करवाया था। किस विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेव राय ने सिंहासन मंच या विजय भवन का निर्माण कराया? तो आप कहोगे उड़ीसा विजय। प्रश्न है, जिन राज्यों से होकर गोदावरी नदी बहती है, आपको उन राज्यों के नाम बताने हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट आंसर की ओर। और राइट आंसर अगर आपको बताना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सोच सकते हैं, वक्त है आपके पास। और राइट आंसर है महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए यहाँ राइट होगा। गोदावरी नदी महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आधुनिक भारत से। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने पर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? 4 ऑप्शन हैं और आपको राइट आंसर बताना है। जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल, अबुल कलाम आज़ाद या अब्बास तैयब जी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अब्बास तैयब जी। हम टिक करेंगे ऑप्शन डी को। और बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रश्न है, इसका ध्यान रखना है।
उसके बाद प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस स्थान पर आयोजित अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे प्राप्त करके रहूँगा। 4 ऑप्शन हैं, बनारस अधिवेशन 1905 में जो हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907 या लखनऊ अधिवेशन 1916। तो राइट आंसर होगा आपका लखनऊ अधिवेशन 1916 यानी ऑप्शन डी हम यहाँ करेंगे राइट। और चलेंगे आगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें अगर प्रश्न आपको पसंद आए तो। प्रश्न है, जिस वर्ष क्रिप्स मिशन भारत में आया वो कौन सा वर्ष था? तो क्रिप्स मिशन आया था आपका वर्ष 1942 में। इसका ध्यान रखना है। और क्यों आया था ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के पक्ष में भारत का सहयोग पाना, इसलिए भारत में 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। ये प्रश्न आपके लिए है, निम्न विश्वविद्यालयों में जिसकी स्थापना 1916 में हुई, आपको उस विश्वविद्यालय का नाम बताना है। ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर है वर्ष 1916 में स्थापना की गई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा। ये आपको याद रखना है। प्रश्न है और बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, सन्यासी विद्रोह भड़कने का स्थल कौन सा था? अवध, बंगाल, हरियाणा या पंजाब? तो राइट आंसर है बंगाल। बहुत ही अच्छा ये प्रश्न है, इसका आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर है बंगाल। प्रश्न है, निम्न शासकों में आगरा को जिसने राजधानी बनाया, आपको उसका नाम बताना है, उस राजा का नाम बताना है जिस शासक ने आगरा को राजधानी बनाया था। ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोदी, ऑप्शन सी मुबारक शाह खिलजी, ऑप्शन डी बहलोल लोदी। तो राइट आंसर है आगरा को राजधानी बनाया था ऑप्शन बी सिकंदर लोदी ने। ऑप्शन बी को हम यहाँ करेंगे राइट। और बढ़ेंगे आगे। और ये प्रश्न बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आपको पता है कि गुप्त काल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो प्रश्न, गुप्त अभिलेखों में दिनार किसका वाचक है? आपको बताना है, स्वर्ण सिक्का, रजत सिक्का, ताम्र सिक्का या कांस्य सिक्का। तो किससे संबंधित है दिनार शब्द गुप्त अभिलेखों में या गुप्त काल में? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्वर्ण सिक्के यानी सोने के सिक्के से संबंधित है दिनार। और चांदी के सिक्कों को कहा जाता था गुप्त काल में रूपक या रुपयक। इसको भी आपको ध्यान रखना है। चांदी के सिक्कों को हम संबोधित करते थे रूपक या रुपयक से जब हम थे गुप्त काल में। निम्न में से किस प्रस्ताव का प्रासंगिक संबंध संघीय बजट से है? तो यहाँ संघीय के बाद है बजट। तो बजट से संबंध है, आपको बताना है किस प्रस्ताव का संबंध है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, कटौती प्रस्ताव। ऑप्शन सी को यहाँ हम टिक करेंगे और बढ़ेंगे आगे की ओर। भारत के संविधान में जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, वो कौन सी समिति थी जिसकी संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को भारत के संविधान में जोड़ा गया? तो वो थी, सबको पता ही होगा, स्वर्ण सिंह समिति। प्रश्न है, संविधान का कौन सा आर्टिकल बच्चों के शोषण का निषेध करता है? तो वो आपको बताना है आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। तो राइट आंसर है आर्टिकल 24 बच्चों के शोषण का निषेध करता है, जबकि आर्टिकल 23 मानव के व्यापार का निषेध करता है। तो व्याख्या देखेंगे आर्टिकल 24 के संबंध में। भारतीय संविधान के भाग 3 के आर्टिकल 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों, खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये आर्टिकल बच्चों के शोषण का निषेध करता है। उसके बाद बहुत ही अच्छा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किसके विभाजन से संपन्न हुआ? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? तो राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर है मध्य प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ हम करेंगे टिक, राइट आंसर। इसका गठन हुआ था आपका 1 नवंबर 2000 को। अब आपको बताना है कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ, कमेंट जरूर करें। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यानी आपको सही मिलान करना है। तो बचपन में बहुत सही मिलान किए हैं, तो आपको एग्ज़ाम में भी इस प्रकार के सही मिलान के लिए तैयार रहना होगा। आर्टिकल 79 संसद का गठन, राइट है। आर्टिकल 153 राज्यों का राज्यपाल, ये भी आपका राइट है।
आर्टिकल 124 सर्वोच्च न्यायालय, ये भी आपका राइट है। सर्वोच्च न्यायालय का संबंध आर्टिकल 24 से है, आर्टिकल 124 से है। राज्यों के राज्यपाल का संबंध आर्टिकल 153 से है। संसद के गठन का संबंध आर्टिकल 79 से है। जबकि धन विधेयक की जो परिभाषा है, धन विधेयक का जो संबंध है वो है आर्टिकल 110 से। आपको ध्यान रखना है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका जो अंतिम फैसला लेने का अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष को है और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। यानी आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं धन विधेयक के संबंध में। एक तो इसका संबंध आर्टिकल 110 से है। सेकंड, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ना कि राज्यसभा में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति या अन्य कोई प्रधानमंत्री या अन्य कोई मंत्री। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। और चलते हैं, कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।